अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फर्स्ट टेस्ट। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफ़ी और आज बात करते हैं दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो संडे को हुई थी। एक तो सिडनी के अंदर जो बॉन्डाई बीच पे शूटिंग हुई थी उसको डिस्कस करते हैं कि वो लोग कौन थे, क्या हुआ, क्या मोटिवेशन थी उनकी और इन्वेस्टिगेशन अब किस हद तक पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ तेहरान के अंदर ईरान में अफ़गानिस्तान के ऊपर एक मीटिंग हुई जहाँ पे सारे नेबर्स जो है अफ़गानिस्तान के उनको बुलाया गया और उसके साथ-साथ रशिया भी वहाँ पे प्रेज़ेंट था। उस पे क्या डिस्कस हुआ और क्या डिस्कशन हुई, वहाँ पे तालिबान क्यों नहीं आए, उनकी एब्सेंस क्या सिग्निफ़ाई करती है, इन सब चीज़ों को डायसेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ-साथ अगर आपकी अपनी कोई राय है तो वो कमेंट्स में दीजिएगा, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो इस वक्त तक आप सबको पता लग चुका होगा कि सिडनी के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है वहाँ पे बॉन्डाई बीच पे एक मास शूटिंग हुई। वहाँ पे एक हानिका का सेलिब्रेशन हो रही थी जूइश कम्युनिटी की और उसमें मास शूटिंग हुई और पुलिस जो है उन्होंने इसको करार दे दिया एज अ टेररिस्ट अटैक विद एंटी सेमेटिक मोटिवेशन जो है। और उसके साथ-साथ ये परपेट्रेटर्स आइडेंटिफ़ाई हो गए, 2 लोग थे, बाप-बेटा थे। एक 50 साल उम्र का साजिद अकरम और दूसरा 24 साल का नवीद अकरम। इन दोनों को जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा जो साजिद अकरम है उसके पास लाइसेंस भी था गन्स का और जो नवीद अकरम है उसको पहले भी पुलिस जो है वो इंक्वायरी के अंदर उस पे देख चुकी थी कि उसकी इस्लामिक स्टेट के साथ शायद कोई लिंक्स है। इस शूटिंग के दौरान जो है वो साजिद अकरम तो पुलिस की कार्रवाई से वहीं पे वो हलाक हो गए। और जो नवीद अकरम है वो भी ही इज़ इंजर्ड एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल और वहाँ पे अभी उनका इलाज हो रहा है। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो है फर्दर जाएगी और डिटेल्स पता लगेंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। उसके साथ-साथ जो कैजुअल्टीज़ बताई गई हैं वो 15 लोग हैं, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी है, उसके अलावा एक जो है रैबाई भी है। लेकिन ये किस तरह हुआ और ये क्यों वाक़या दरपेश आया? तो इसमें ना बहुत सी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे वो आना शुरू हो गई। जैसे ही ये अटैक हुआ उसके 2-4 घंटे के अंदर-अंदर ही काफ़ी अकाउंट्स ख़ुसूसी तौर पे जो अफ़गान नेशनल अकाउंट्स और इंडियन अकाउंट्स हैं जिस तरह बाबा बनारस है और एक बुरहानुद्दीन है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों लोग जो हैं ये पाकिस्तान भी गए थे, वहाँ से इनकी ट्रेनिंग हुई पिछले 3 महीने में। बेसलेस जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस की उसमें ऐसी कोई बातें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके जो लड़का था नवीद अकरम, इसके लिंक्स बताए गए कि पहले भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि ये इस्लामिक स्टेट के साथ शायद वो कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, कोई बातचीत चल रही थी और इस्लामिक स्टेट जो है आइसिस वगैरह और उसके साथ-साथ अल-कायदा भी इस तरह की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इनके बहुत से स्लीपर सेल्स होते हैं। ये बहुत से लोगों को जाके कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको किसी तरह टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही आया कि इनके कोई लिंक्स थे, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इसको कहा था कि इस पे कोई सीरियस थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट ऑफ वायलेंस नहीं है इस लड़के के थ्रू। लेकिन ये वाक़या दरपेश आया और इस पे हम सारे इसको कंडेम करते हैं, मैं पर्सनली भी कंडेम करता हूँ। जिधर ये 2 लोग रेडिकलाइज़्ड टेररिज़्म की तरफ चले गए थे, वहाँ पे एक और आदमी था अहमद अल अहमद, जो सीरिया का एक कहेंगे उसको रेफ्यूजी था, इधर आया था, माइग्रेंट था। और उन्होंने उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, उन्होंने बंदूक लेके जो साजिद अकरम था उनसे बंदूक छीनी डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अपने भी बाजू में गोलियां लगी थी और उसने पुलिस की इस कार्रवाई में हेल्प की। ही इज़ हेल्ड एज अ हीरो। उधर ऑस्ट्रेलिया में सब लोग उसको बहुत हीरोइक और जेन्युइन हीरो के नाम से उसको प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इनकी जो एक्ट थी वो बहुत ही दिलेर थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा सिटीज़न होने का अपना कारनामा अंजाम दिया। अब इस पूरे वाक़ये के बाद 2-3 चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गन लॉज़ हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज़्म, इसको दोबारा डिस्कस किया जा रहा है कि किसी के हाथ पे भी गन्स जो हैं, इस तरह की एम्यूनेशन और असला वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो अल-कायदा और आइसिस और इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, इनके स्लीपर सेल्स और जो इनकी कम्युनिकेशन है विद नॉर्मल सिटिज़न्स और उनको रेडिकलाइज़ करने के जो तरीके हैं, उसको प्रिवेंट करने की, उसको रोकने की बात की जा रही है कि कैसे किया जाए और आम लोगों से भी यही कम्युनिटी की भी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी भी इन सब की एक ही राय है और एक ही इनका मैसेज है कि इस चीज़ की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा आप देखें, आप डिस्कस करें फैमिलीज़ के साथ, आगे पीछे कम्युनिटी के साथ। इसको रोकने की बात हो रही है कि किस-किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि अब ये जो साजिद अकरम और नवीद अकरम है, नवीद तो बॉर्न एंड रेज़्ड इन ऑस्ट्रेलिया था। उसका कोई लिंक किसी और आप कह लें मुस्लिम स्टेट से नहीं था। कि उसको वहाँ पे कहा जाए कि बचपन से इस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग थी। जो साजिद अकरम उनके वालिद साहब थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया गए 1998 के अंदर और वहाँ पे मास्टर्स किया उन्होंने। ही वाज़ अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। नवीद अकरम की जो जॉब थी, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर था, ब्रिकलेयर था। उसके प्रीवियस बॉस से भी बात हुई तो उसने कहा कि 3-4 साल से लड़का मेरे पास काम करता है, ही वाज़ अ गुड वर्कर सारा कुछ, लेकिन इसने रिसेंटली जो है
कहा कि मुझे मेरी सारी जो भी एक्यूमुलेटेड पे और जितने भी बेनिफिट्स बनते हैं वो मुझे दिए जाएँ, मैं अब ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो सिग्नलिंग के 2-4 महीने से इसकी रेडिकलाइज़ेशन हो रही थी, कोई इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर रहा था, इसको मैनिपुलेट कर रहा था। तो इस वाक़ये के ऊपर एक यही राय है कि पहले तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है, इस तरह की कोई भी चीज़ होनी नहीं चाहिए। अल्लाह उन लोगों को जो जिनकी फ़ैमिलीज़ इसके अंदर अफ़ेक्ट हुई हैं, उनको सब्र दे और उनके लिए हम सारी मुसलमान जो उम्मत है और उसके अलावा दुनिया में सब उनके लिए बहुत नरम दिल रखते हैं और वी प्रे कि उनको आसानियाँ आगे और इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो, ऐसे इक़दामात लिए जाएँ। लेकिन टेररिज़्म जो है, जिस तरह हमें पता है, एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिससे लड़ना, एक बहुत ही मुश्किल काम भी है, बहुत ज़रूरी भी है और ये दुनिया के लिए एक बढ़ता हुआ इश्यू बन रहा है। इसी टॉपिक के साथ जो है हम अब चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। ईरान के अंदर चौथी रीजनल मीटिंग हुई ऑन अफ़गानिस्तान, टाइटल मीटिंग ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ़गानिस्तान्स नेबर्स। तो अफ़गानिस्तान की जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो सारी इकट्ठी हुई, उसमें चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान खुद और उसके अलावा एक नॉन नेबरिंग कंट्री भी थी, रशिया, वो भी आई। ये अपनी तरह की पहली प्योर रीजनल जो है वो एक्टर्स की मीटिंग थी, जिसके अंदर ट्रांस रीजनल एक्टर्स जिस तरह यूएस है वो इन्वॉल्व नहीं थे। और इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो अफ़गानिस्तान की करंट और फ्यूचर सिचुएशन को लेके था, जिसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है, उनकी इकोनॉमी भी आ जाती है, जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ चल रहे हैं, उन सब को कवर करी थी और इस पे डिस्कशन होनी थी। अब इस मीटिंग के अंदर ख़ुसूसी तौर पे जो है वो तालिबान रिजीम जो है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको स्पेशल इन्विटेशन भी दिया गया, बट उन्होंने इस इन्विटेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। अब इसके अंदर जो स्पेसिफ़िकली टेररिज़्म और सिक्योरिटी को लेके इश्यूज़ थे, जो वहाँ पे प्रेज़ेंस है टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस की, जिसमें आइसिस, दाइश वग़ैरह आ जाते हैं, टीटीपी आ जाती है, बीएलए, बीएलएम आ जाते हैं। इन सब को डिस्कस किया गया और हाइलाइट किया गया बाय पाकिस्तान, बाय ईरान एंड बाय चाइना। और अभी जो रीसेंट चाइनीज़ वर्कर्स हैं, वो भी 5 चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए थे बाय टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, क्या आप उनको क्रिमिनल एंटरप्राइज़ कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर भी इशू रेज़ किया गया। चाइना ने भी किया, पाकिस्तान ने भी, जिस तरह मैंने कहा, और ताजिकिस्तान, बाकी सारी कंट्रीज़ ने जो वो टेररिज़्म है दैट इज़ एमिनेटिंग आउट ऑफ अफ़गानिस्तान और जो नेबरिंग कंट्रीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, इसको बहुत सीरियसली कंसिडर किया, उसको डिस्कस किया गया कि इसको किस तरह रोका जाए। अब इसमें सबसे बड़ा, जिस तरह मैंने पहले कहा, इशू ये था कि अफ़गान तालिबान रजीम खुद नहीं आई यहाँ पे। फिर इसके साथ-साथ इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन की भी बात की गई, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान की लोकेशन जो है दैट मेक्स इट हब। वहाँ से आप सेंट्रल एशिया और टुवर्ड्स यूरोप जा सकते हैं और वो पूरे रीजन को कनेक्ट करता है। यूरोप और सेंट्रल एशिया और उससे आगे जो वेस्ट एशिया है उसको, और जो ईस्ट एशिया है उसको। तो इसके बारे में डिस्कशन की गई कि दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अफ़गानिस्तान, कि अगर वहाँ पे प्रॉपरली गवर्नेंस हो, वहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेशन की जाए, तो अफ़गानिस्तान के अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे और ये रीजन के लिए ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे वहाँ पे, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, रीजनल कोऑपरेशन के साथ हालात अफ़गानिस्तान के बेहतर होंगे, उससे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ जो है वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जो वहाँ पे हंगर है, पॉवर्टी है, वो बहुत कम हो जाएगी। और जो सारी वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनका एक जो एडवाइस था और एक जहाँ पे दे ऑल स्टूड टुगेदर वाज़ कि यहाँ पे कोई फ्यूचर में फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हाईलाइट किया यूएस के और नेटो के फेलियर्स को, जो अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल से उन्होंने इंस्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा अब अफ़गानिस्तान के अंदर कोई फॉरेन इंटरवेंशन ना आए और उसके साथ-साथ हम टेररिज़्म को भी रूट आउट करें, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेके आएँ, हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी करें और इस हवाले से सब चीज़ों को ठीक किया जाए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि एक 5th मीटिंग जो है वो रखी जाएगी इन तुर्कमेनिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान। और बेसिकली कि हम डायलॉग के जो चैनल्स हैं उनको ओपन रखें, कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मिसइंटरप्रिटेशन होती है कंट्रीज़ की आपस में, उसको कम से कम करने के लिए। अब इस सारी चीज़ में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अफ़गानिस्तान वहाँ पे खुद नहीं आया। आई थिंक इट वाज़ अ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी। अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी चाहिए। अफ़गानिस्तान को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो कोऑपरेशन भी चाहिए, बिकॉज़ आइसोलेशन के अंदर कोई भी मुल्क नहीं रह सकता। और अफ़गानिस्तान जिस मुश्किल के अंदर है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर है और जो है वो टेररिज़्म क्राइसिस के अंदर भी है। तो इन सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, इनसे निकलने के लिए उसको मल्टीलैटरल कोऑपरेशन चाहिए, जबकि वो जो डिसीजंस ले रहा है और जिस तरह
अफ़गानिस्तान बाकी कंट्रीज़ के साथ चल रहा है, वो बहुत ही यूनिलैटरल आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी है उनकी। अब अफ़गानिस्तान का इस मीटिंग में ना आने की वजह से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वो जो इश्यू चल रहा है, वो भी रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, उस पे भी कोई डिस्कशन नहीं हो पाई प्रॉपर विद द अफ़गान तालिबान। उससे ये इश्यू जो है वो और एग्ज़ैसर्बेट होता है। और उसके अलावा जितने भी इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकग्निशन भी चाहिए अफ़गानिस्तान को, बिकॉज़ नो वन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ देम एज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन के हवाले से भी इनके लिए बहुत बेहतर होता। ओवरऑल जितनी इकोनॉमिक क्राइसिस और जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, वो सब इसके अंदर अफ़गानिस्तान का पर्सपेक्टिव लेके अब आगे जाया जा सकता था। और यही वजह है कि एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग इसको कहा गया कि इनकन्क्लूसिव है, प्रिसाइसली बिकॉज़ अफ़गानिस्तान की वहाँ पे प्रेज़ेंस नहीं थी। बाकी कंट्रीज़ जितनी मर्ज़ी चीज़ें डिसाइड करें, वो अफ़गानिस्तान को साथ लेके चलना चाहती हैं। दे वांट कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है, उसको किसी तरह सेम पेज पे लेके आया जाए। जितने इश्यूज़ सारी कंट्रीज़ को, सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को फ़ेस हो रहे हैं, रीजन को फ़ेस हो रहे हैं थ्रू अफ़गानिस्तान, उनको एड्रेस करके मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के थ्रू रिज़ॉल्व किया जाए। बट अगेन अफ़गानिस्तान के तालिबान, बल्कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी कहा कि ये एक अफ़गानियों के लिए बहुत ही बुरी गवर्नमेंट आ गई है, बिकॉज़ इट सीम्स पिछले 4-5 साल से इन्होंने कोई भी इक़दामात जो लिए हैं वो अवाम के लिए नहीं लिए। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको बुरे से बुरा असर पड़ता जा रहा है इनकी पॉलिसीज़ का। तो ये जो है अफ़गानिस्तानियों ने एक तो अपॉर्च्युनिटी मिस की, दूसरा इंटरनेशनली अब उनको पता लग रहा है दुनिया को कि ये जो है वो किसी भी कोऑपरेशन के मूड में नहीं होते। ये जंग के अलावा इनको इकोनॉमिक जो इनके रिफॉर्म्स हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से, जो यहाँ से बेहतर ट्रांज़िट रूट बन सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, सारे रीजन को ये कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये इन्वॉल्व होने से कतरा रहे हैं और सिर्फ़ इनका जो माइंडसेट है वो टेररिज़्म की तरफ और उसके अलावा सिर्फ़ जंग की तरफ है। गुड गवर्नेंस की तरफ इनका फ़ोकस नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जाएगा अगर ये और से और इन्होंने मीटिंग्स मिस की और इसी तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ, ये रीजनल कोऑपरेशन की तरफ एटलीस्ट ना गए। इस दफ़ा तो ईरान ने उनको एक स्पेशल इनवाइट दिया था, अगली जो मीटिंग होगी 5th इन तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे भी प्रोबेबली अफ़गान तालिबान रजीम को इनविटेशन भेजा जाएगा। अगर ये वहाँ पर भी नहीं आते, जिस तरह पहले इन्होंने पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स के अंदर कोई वो नहीं किया, कोई रेज़ोल्यूशन की तरफ ये नहीं आए, तीनों कंट्रीज़ कतर, टर्की एंड ईरान वर ऑन द पेज कि ये रेज़ोल्यूशन की तरफ अफ़गानिस्तान की साइड से इश्यू आ रहा है। तो ये 5-6 और रीजनल एक्टर्स को पता लग जाएगा और उनके सामने एक एविडेंस आ जाएगी, बिकॉज़ इट्स अ डिसरिस्पेक्ट कि आप आपकी कंट्री को 5-6 कंट्रीज़ या 8-10 कंट्रीज़ पूरा रीजन डिस्कस करने हैं और आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए एक टेबल पे आके बैठा जाए, और वही कंट्री जिसके लिए सब वहाँ पे बैठ रहे हैं, वो ही उधर प्रेज़ेंट ना हो। तो एक तो ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक लेवल के ऊपर डिसरिस्पेक्टफुल सी हरकत है, और उसके अलावा ये और आइसोलेशन की तरफ जाएगी। अब क्योंकि सारे रीजन के जितने रीजनल एक्टर्स हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई फॉरेन इंटरवेंशन या मिलिट्री इंटरवेंशन हो। तो ये एक अफ़गानिस्तान खुद जो है वो बाकी सबको एक टाइट मुश्किल में डाल रहा है। एक ऐसी मुश्किल में डाल रहा है कि वो अपने जो है स्टांसेस को चेंज करे, और दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अफ़गानिस्तान, क्योंकि फिर अगर मिलिट्री और फॉरेन इंटरवेंशन की बात आ जाती है, ये सारे रीजनल एक्टर्स जो है वो इससे तंग हो, तो दोबारा इंस्टेबिलिटी रीजन के अंदर आना शुरू हो जाती है। खैर देखते हैं अब 5th मीटिंग के अंदर क्या होगा, और उसके साथ-साथ ये स्टोरी आगे किस तरह अनफ़ोल्ड होती है अफ़गानिस्तान की। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।